तो आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एसडीजी चक्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि एसडीजी चक्रा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम बातें करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़े हुए अलग अलग विषयों पर अलग अलग विशेषज्ञ गेस्ट के साथ। और आज इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं श्री चंद्रशेखर प्राण जी। डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण जी का जो परिचय है वो वैसे तो बहुत ही विस्तृत है, लेकिन अगर संक्षेप में कहूं तो आप नेहरू युवा केंद्र संगठन के नेशनल डायरेक्टर रह चुके हैं और वर्तमान में तीसरी सरकार अभियान जो कि ग्राम समाज में स्वशासन, सुशासन और नेतृत्व की भावना विकसित करने पर आधारित है, उसके उसके जो प्रणेता भी हैं। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण सर का। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जैसा कि आप जानते हैं कि एसडीजी चक्रा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़े हुए विषयों पर ही बातें करते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज का एक बज वर्ड है, हर जगह सुनाई पड़ रहा है। तो अगर आपके शब्दों में मैं आपसे पूछूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके शब्दों में क्या है, और गांव और तीसरी सरकार अभियान की भूमिका को आप इस संदर्भ में कैसे देखते हैं? वास्तव में मैं अगर उसको बहुत सरल शब्दों में कहना चाहूं, और चूंकि गांव की ही समझ के साथ, तो एक ऐसा विकास जो आज भी है और कल भी रहे, और उसके कल भी सतत का मतलब जिसकी निरंतरता बनी रहे विकास के। अगर उसको और भी सरल ढंग से समझाने की कोशिश करूं हो तो जैसे मान लीजिए खेती है। खेती कुछ साल पहले, कुछ वर्षों पहले एक हरित क्रांति का आया। ये हुआ कि जितना उसकी मांग है उसके अनुसार पूर्ति नहीं है तो खेती का विकास किया जाए। अब खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारे साधन प्रयोग किए। हमने रासायनिक खादें प्रयोग की बहुत बड़े पैमाने पर। ऐसी फसलें लगाई कि जिनमें जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, पानी की बहुत आवश्यकता हुई, क्योंकि कैश क्रॉफ्ट हो जिससे जाकर के लोगों की आमदनी बढ़े। और गेहूं का या धान का ये पैदावार बहुत बड़े पैमाने पर की गई और उसमें पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे वो जो खेती थी, वो जमीन थी, उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट होती चली गई। आज देख ही रहे हैं उसके क्या परिणाम आ रहे हैं। दूसरे 10 तरह के साइड इफेक्ट भी उसके रासायनिक खादों के निकले। और उसी तरह पानी का स्रोत कम हुआ, जल स्रोत एकदम नीचे चला गया। तो आज की तारीख में उत्पादन तो हो गया, आज की तारीख में अनाज का विकास तो हो गया, खाद्य पदार्थ का विकास तो हुआ, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमने कौन सा अभिशाप पैदा कर दिया है? वो खेती तो बंजर होती चली जा रही है, ऊसर बनती चली जा रही है। तो जब हम सतत विकास कहते हैं उसका मतलब है कि आज की तारीख में जो है उसके हिसाब वो एक विकास हो, लेकिन वो विकास इस तरह का ना हो कि आगे आने वाले समय को वो आने वाले विकास को प्रभावित कर दे। तो सतत विकास का मतलब है वो विकास जो अपने पूरे निरंतरता को बनाए रखे, सतत विकास के क्रम में ही चले, वो विनाश का कारण ना बने आज का विकास। तो मोटे तौर से सतत विकास को गांव वालों को इसी अर्थ में समझाने पर शायद वो ज्यादा समझ सके। जी, तो सर जैसा कि आप एक चीज सर जैसा आपने कहा कि जो भी सतत विकास है वो ये है कि आज तो विकास हो, लेकिन ऐसा ना हो कि वो जो भविष्य में विनाश का कारण बन जाए। सर, आपका जो तीसरी सरकार अभियान है और गांव, अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के परिप्रेक्ष्य में कहूं तो इन दोनों को आप कैसे देखते हैं, तीसरी सरकार अभियान और गांव को? अगर मैं मान लीजिए जो सतत विकास के लक्ष्य तय किए गए हैं, सीधे उसी पर टू द पॉइंट आकर के बात करूं, क्योंकि जो लक्ष्य के विकास के लक्ष्य तय किए गए हैं वो लगभग काफी सोच समझ के सारी दुनिया के लिए किए गए हैं, और लगभग सभी देशों में और सभी क्षेत्रों में वो उतने ही प्रभावी हैं और प्रासंगिक हैं। उनमें से आप अगर देखें तो स्वाभाविक है कि निश्चित रूप से भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में तो और भी ज्यादा प्रासंगिक है कि जब तक गांवों में उस तरह के प्रयास नहीं शुरू होंगे और उस तरह की प्रणाली या उस तरह की सोच और उस तरह के प्रयास गांव के क्षेत्रों पर नहीं होंगे, तब तक भारत में वो लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए गांव के लिए बहुत प्रासंगिक है। और वैसे भी आप देखिए कि विकास के जो मुख्य 17 लक्ष्य तय किए गए हैं, उन 17 लक्ष्यों में 12 लक्ष्य, शुरू के 9 लक्ष्य तो सीधे सीधे नंबर 1 से लेकर के 9 लक्ष्यों तक आप चले जाइए, चाहे वो गरीबी उन्मूलन का हो, चाहे पोषण का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे लैंगिक समानता का हो,
जिसको भी आप ले लीजिए, या संरचनाओं के विकास का हो, जो भी ले लीजिए, या न्याय का हो, जिसको भी ले लीजिए, वो मोटे तौर से गांव से सीधे जुड़ता है। जी वो गांव के साथ सीधे उसका संबंध है। बाकी के भी जो मैं कह रहा हूं कि बाकी के भी जो 3-4 और हैं, वो जी सीधे गांव से जुड़ते हैं, तो गांव से इनका रिश्ता तो सीधे जुड़ता है। सीधे दूसरा, जुड़ता है। जिसको हम तीसरी सरकार कहते हैं, वो एक तरह गांव की व्यवस्था है। पंचायत गांव की सरकार है, गांव की अपनी सरकार है, गांव, ब्लॉक, जिला सब में। और संविधान ने भी उसको सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में कहा है। तीसरी सरकार का मतलब पंचायत और नगर पालिकाएं ही। तो इनकी भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके बिना तो आप इस सारी, क्योंकि कोई भी चीज अगर व्यक्ति व्यक्ति के स्तर पर तो ये प्रयास नहीं हो सकता ना। एक समग्र बदलाव का जो प्रयास होगा वो सामूहिक प्रयास की अभिव्यक्ति, और सामूहिक प्रयास के लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ती है, कहीं ना कहीं उसका एक सिस्टम बनाना पड़ता है, और किसी न किसी संस्था को लोकतंत्र में उसको जिम्मेदार बनाना पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से पंचायतों की, ये तीसरी सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। जैसे कि आपने बताया कि अगर कोई भी विकास है या फिर कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो वो एक आदमी के हिसाब से नहीं हो सकता। उसके लिए हमें समग्रता की जरूरत है, जहां पर गांव और तीसरी सरकार की आवश्यकता पड़ेगी ही। सर, आप आजकल नेतृत्व विकास पे बहुत ही ज्यादा जोर दे रहे हैं, आपने बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए हैं। तो आपके हिसाब से नेतृत्व क्या है? और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नजरिए से अगर हम देखें तो गांव के विकास में स्पेशली जो वहां का महिला नेतृत्व है, उसका विकास कितना महत्वपूर्ण है? वास्तव में देखिए, जो लीडरशिप है, वैसे तो लीडरशिप सब में होती है और सब में होना चाहिए, लेकिन सामान्यतः इसका एक समय में एक ही तरह की या समान रूप से लीडरशिप तो होती नहीं। जरूरत के हिसाब से लीडरशिप की आवश्यकताएं पड़ती हैं, और हर लेवल पे उसके अपने लेवल्स होते हैं लीडरशिप के। तो गांव के स्तर पर, मान लीजिए हम गांव के स्तर पर देखें या उससे ऊपर के स्तर पर देखें, तो हम लीडरशिप को इस रूप में देख सकते हैं कि लीडरशिप एक तरह से इकाई होती है। मोटे तौर से कहें, वो ये एक इकाई होती है। इकाई उस अर्थ में गणित के सूत्र में, कि जब एक इकाई हो जाती है तो जितने जिनको अपने समय में जो अर्थवान, अर्थहीन होते हैं, जिनका कोई कीमत नहीं होती, जिसको शून्य कह देते हैं हम ना, वो सारे शून्य जो है एक इकाई के मिलते ही अर्थवान हो जाते हैं। अर्थात होता क्या है कि इकाई जो होती है वो एक, जब वही लीडर है, और जब लीडर मिल जाता है सामान्य जन को, तो लोगों को एक रास्ता, क्योंकि लीडर का जो मुख्य रोल होता है वो ये होता है कि जो हम कहते हैं ना कि वो एक रास्ता दिखाएगा, आगे ले जाएगा उसको जहां लोग अटकते हैं निर्णय लेने में कि आगे का रास्ता क्या होगा। एक ऐसे चौराहे पर खड़े हो जाते हैं जहां पे नहीं सोचता कि हम दाएं जाएं कि बाएं जाएं, कहां जाएं। तो वहां लीडरशिप ही वो रास्ता दिखाती है, वही अगुवाई करती है, वो आगे जाने के लिए प्रेरित करती है, और एक तरह से खुद साथ आगे बढ़ करके, साथ में चल करके लोगों को लेके चलती है। ये नेतृत्व होता है, नेतृत्व की यही विशेषता होती है जी। और दूसरा ये है कि नेतृत्व की जो क्वालिटी होती है ना, जैसे मैं कह रहा हूं, वो आगे रास्ता बताएगा। रास्ता तो तभी बता सकता है जब उसकी पूरी समझ होगी उसको, जब वो जानेगा कि हमें किस रास्ते पर जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है। ये जब वो तय कर, उसको उसमें ये क्षमता आ जाती है समझ की, जिसको हम कहते हैं, तो वो समझदारी उसके लिए बहुत जरूरी होती है लीडरशिप के लिए। तो लीडर जो होता है वो समझदार होता है। लीडर वो होता है जो अपने फॉलोवर्स के साथ कोई धोखा नहीं करता, अर्थात जो कहता है वही करता है, तभी तो लोग उस पर यकीन करेंगे ना कि उसको सही रास्ते पर ले जा रहा है। और हमेशा उनके दुख सुख का भागीदार बनता है, वो हमेशा उनके साथ होता है, हर कदम पर वो उनके साथ खड़ा होता है। तो ये लीडर की 3 सबसे बड़ी विशेषताएं होती हैं, कि वो समझदार हो, ईमानदार हो, जो कहता हो वही करता हो, और लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हो। तो ये लीडरशिप है, यही है लीडरशिप। जी सर, अभी आपने बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही सटीकता से लीडरशिप को बता दिया। लेकिन अभी जो हमारी आपसे चर्चा हो रही थी वो ये थी कि जो भी गांव में नेतृत्व विकसित करना तो आवश्यक है, लेकिन महिला नेतृत्व का एक विशेष स्थान है। तो सर, ये महिला नेतृत्व का इतना विशेष स्थान क्यों है, और इसको हम कैसे विकसित कर सकते हैं गांव के स्तर पर? वास्तव में महिला नेतृत्व जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज की जो परिस्थितियां हैं
उसके लिए महत्वपूर्ण है। सतत विकास के लिए तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कैसे है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा ये है कि आज की तारीख में आप ये देखिए कि जो मैं कह रहा हूं कि निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है, ये सही है कि एक लंबी परंपरा में, एक लंबे समय चक्र में हमने महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया से अलग रखा, परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया से अलग रखा, और समाज में तो बिल्कुल उनको अलग रखा। समाज की निर्णय प्रक्रिया में बहुत कम रहा। अभी आप देखिए कि हम जहां 21वीं शताब्दी में खड़े हैं, उस 21वीं शताब्दी की जो स्थिति है, अगर आप देखना चाहें कि पूरे दुनिया में क्या स्थिति है, आज भी जो कैबिनेट लेवल की मिनिस्टर्स हैं ना पूरी दुनिया में, ग्लोबल लेवल पर मैं बात कर रहा हूं, वो मात्र 7%, मतलब 7% उनकी स्थिति है अभी भी आज की तारीख। और राजनीति में रुचि रखने वाली महिलाओं की का प्रतिशत 3.4% है। मतलब चूंकि वो लीडरशिप की जो पॉलिटिकल लीडरशिप में, चूंकि ये सारी की सारी व्यवस्थाएं, हम चाहे तीसरी सरकार की बात कहें या पहली सरकार की या दूसरी सरकार की, ये भी आप देखो हिंदुस्तान में पहली बार आप समझ लीजिए कि जो अभी आपकी पार्लियामेंट आई है ना, तो पहली बार 72 लगभग 70 से कुछ ज्यादा लोकसभा में महिलाएं पहली बार चुनी थी। ठीक है, पहली बार आई है महिलाएं। इसके पहले तो कभी 9 महिलाएं आई थी पूरे लोकसभा में, ऐसी भी स्थिति आई थी। तो अभी भी निश्चित रूप से उस नेतृत्व में महिलाओं की नेतृत्व, देखिए नेतृत्व वो होता है जिसको निर्णय लेने की क्षमता भी हो और निर्णय लेने का अधिकार। बड़ी आप में क्षमता है, अगर आपके पास अधिकार नहीं है तो आप उस तरह से ले नहीं सकते। महिलाओं को हमने और लंबे समय तक किसी को किसी प्रक्रिया से और उसके अधिकार से वंचित कर दीजिए तो स्वाभाविक है उसके अंदर की धीरे धीरे वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्षमताएं भी कम होती चली जाती हैं। लेकिन हम आज की तारीख में ये नहीं कह सकते कि महिलाओं की क्षमताएं कम हो गई हैं। ऐसे उदाहरण, मतलब आज भी अगर उनको अवसर दिया जाता है, जहां भी उनको अवसर दिया गया, उन्होंने उसके बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। जब भी बात आएगी तो मैं पंचायत के लेवल पर या राज्य के स्तर पर या देश के स्तर पर तो बहुत सारे उदाहरण सबको पता है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर भी महिलाओं ने कैसे अद्भुत तरह के निर्णय लिए हैं महिला लीडरशिप ने, वो सुनेंगे तो रोमांच आएगा। बहुत सारी चीजें इस तरह हुई हैं। तो निश्चित रूप से एक तो ये दूसरा कि जो आपका मुख्य रूप से जो आप कहना चाहते हैं कि जो आप मेरे ख्याल से है कि वो महत्वपूर्ण क्यों है, आपको मैं सिर्फ एक रेफरेंस देना चाहता हूं कि जब राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री थे, जिनके बाद सुना है और ये भी सुना है कि गांव के स्तर पर पंचायतों को सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में, जो सरकार के रूप में दर्जा मिला, उसमें उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, ये सवाल गांधी जी ने उठाया, जयप्रकाश ने भी उठाया, लोहिया ने, सारे लोगों ने उठाया, लेकिन राजीव गांधी ने उसको 1989 में उसको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की, संविधान का हिस्सा बना दिया। और उन्होंने ही महिला नेतृत्व के लिए एक अनिवार्य वो रखी कि 33%, 1/3 महिलाओं का आरक्षण है। ठीक है, तो जब वो 1/3 महिलाओं के आरक्षण की बात उन्होंने पार्लियामेंट में रखी और वो विधेयक रखा, जो उस समय 64th अमेंडमेंट था, संविधान का 64वां संविधान संशोधन था, तो उन्होंने बाकायदा इसके एक कहते हैं उसको एक तर्क दिया कि हम महिला आरक्षण क्यों कर रहे हैं, वाई। ये उन्होंने कहा ऐसे नहीं कि हमें कोई वो करो, और उसके लिए उन्होंने बहुत आराम से उन्होंने 3 तर्क दिए थे इसके लिए कि मैं 3 कारण हैं जिसके कारण मैं महिलाओं को ये आरक्षण दे रहा हूँ। बहुत सही। एक तो ये कहा कि भाई ये आधी आबादी है देश की, और आधी आबादी है, और आबादी आधी होने के कारण उसको किसी तरह के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। दूसरा, उन्होंने कहा आधी आबादी में जो है, ये गांव की जो आर्थिक जिम्मेदारी है आज की तारीख में, उसमें ये आधे से ज्यादा इसका रोल है। तो गांव में जो आर्थिक नियोजन है और आर्थिक परिस्थिति, उसमें इसका रोल जो है महिलाओं का, जो आंकड़े निकल करके अब भी आते हैं और बाहर आते हैं कि महिलाओं की भूमिका बहुत होती है, खेती के काम में भी, कृषि में भी बहुत बड़ा इनका रोल होता है। तो इनकी जो भागीदारी है आर्थिक में,
वो आदेश, ठीक है, निर्णय में आप, सामाजिक निर्णय में आप भागीदारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन आर्थिक कामों में महिलाओं की भागीदारी आधे से अधिक है, तो इसलिए उनको वंचित नहीं किया जा सकता। दूसरा कि इन महिलाओं में जो वित्तीय अनुशासन होता है, जी, सबको पता है कि हर घर में पत्नी को जब ये पता चल जाता है, घर की जो जिम्मेदार महिला है, कि इतनी ही हमारी महीने की आमदनी है और इसी में घर चलाना है, उसको बहुत बेहतर तरीके से और कुछ बचा करके उसमें से संकट के समय या आपातकाल के लिए बचा भी लेती है, जो किसी के नॉलेज में नहीं आता। तो उनका वित्तीय अनुशासन जो है वो सबसे है। बाकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में, जिम्मेदारी के मामले में शायद कोई वो शक सुबह ही नहीं है कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है। दूसरा जो तीसरा कारण दिया कि देखिए इस देश की संस्कृति में जो माँ का, दादी का और नानी का ये जो रोल होता था ना महिला के रूप में, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो मूल्य जाने हैं, सांस्कृतिक मूल्य जाने हैं, जीवन मूल्य जाने हैं, वो इन्हीं के द्वारा जाया करते रहे। और जो परिवार बचा या पड़ोस बचा है वो महिलाओं के कारण बचा है। तो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है और हमारे जो सामाजिक ताना बाना है, उसको बचाने में महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर वो नेतृत्व में आती है तो स्वाभाविक रूप से इस देश की संस्कृति को और इस देश के सामाजिक ताने बाने को ज्यादा संरक्षित कर सकती हैं, वो कर सकती हैं। उन्होंने कहा ये 3 कारण है जिनके लिए महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है कि जिससे वो नेतृत्व में आ सके। तो इसलिए महिला नेतृत्व बहुत जरूरी है, और विशेषकर ऐसे कि सतत विकास के लिए, उसके लिए जहाँ की ये चुनौतियां खड़ी हैं इसी तरह ना, सांस्कृतिक मूल्यों से लेकर के, जब हम सांस्कृतिक मूल्य कहते हैं तो पूरी तरह से प्रकृति के साथ उसको जोड़ते हैं ना, जिसकी सबसे बड़ी क्षति की जाती है। तो ये बहुत जरूरी जी सर, जैसा कि आपने बताया तो महिला नेतृत्व तो बहुत जरूरी है। जी, अभी आपने जैसे इस पर प्रकाश डाला कि जो भी निर्णय लेने की चाहे क्षमता हो चाहे अवसर हो, जब ये दोनों मिलते हैं तो अपने आप ही जो मेरा नेतृत्व है वो खुद ब खुद निखर के आता है, क्योंकि नेतृत्व की क्षमता शायद उनमें अपने आप ही होती है। और जो भी महिला नेतृत्व है वो चाहे आर्थिक पहलू से लें, चाहे सांस्कृतिक पहलू से लें, चाहे सामाजिक पहलू से लें, हर पहलू पे बहुत ही ज्यादा आवश्यक भी होता है सर। लेकिन इतना आवश्यक होने के बाद भी महिला नेतृत्व जो हम विकसित करना चाहते हैं उसमें बहुत सारी चुनौतियां भी आती हैं। तो आपके हिसाब से मुख्य चुनौतियां क्या क्या आ रही हैं और उसके लिए समाधान क्या क्या हो सकते हैं? देखिए सबसे बड़ी चुनौती तो हमारा जो पुरुष प्रधान समाज का माइंड सेट है ना, सबसे बड़ी चुनौती तो वो माइंड सेट है। तो उस माइंड सेट से लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, और ये अच्छा है कि उस माइंड सेट से लोग बाहर निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि माइंड सेट से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिसका परिणाम है कि अच्छा दूसरे महिलाएं संघर्ष भी कर रही हैं उस रूप में। उनका आज की तारीख में वो आगे बढ़ करके अपने अपने जिसको कहिए कि अपना जो स्थान है उसको प्राप्त करने की कोशिश भी कर रही हैं। तो एक तो ये था कि जो समाज का माइंडसेट है आज की तारीख में, उस माइंडसेट को बदलने की चुनौती सबसे पहला। दूसरा ये है जिसको हमने एक लंबे समय से इस प्रोसेस में हमने काट दिया है, जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस में उनकी वापसी जो है वो भी अपने आप में चुनौती है, इस अर्थ में कि वो भी मानसिक रूप से तैयार नहीं। विशेषकर गांव में किसी महिला से कहिए तो फर्स्ट हैंड उसका यही आता है, ये मेरा काम थोड़ो है, और उसके अंदर संकोच है। हमारी कुछ रूढ़ियां हैं, प्रदा प्रथा से लेकर के जो भी है वो सारी चीजें हैं। खुद उसके मन में आत्मविश्वास की कमी है, अंदर से वो खुद नहीं महसूस कर, अच्छा ऐसा मैं कर लूंगी, इस बात का उसे विश्वास नहीं आता। तो ये तो स्वयं के स्तर पर एक चुनौती है, एक समाज के स्तर की चुनौती है जो माइंडसेट है। दूसरा, लंबे अरसे से वंचित होने के कारण उसके अंदर वो चुनौती खड़ी हो गई है, उसके अंदर की चुनौती है। दूसरा ये है कि हम आज की समाज में वो माइंडसेट का ही दूसरा रूप है जहां उसको वो दर्जा देने में अभी भी संकोच कर रहे हैं, एक चीज है। दूसरे, उसके लिए समान अवसर की बात हो गई है, संविधान ने भी समान अवसर की बात की है, समानता अवसर की दी है, लेकिन उसके साथ उसने प्रतिष्ठा का भी की बात की। दो चीजों का संविधान ने दो चीजों की बात की थी अपनी उद्देशिका में।
कि जो मिलेगा, जो समानता आएगी, वो प्रतिष्ठा और अवसर दोनों की आएगी। दोनों की होनी चाहिए। जब तक दोनों का अवसर नहीं, दोनों की समानता नहीं आती, प्रतिष्ठा और अवसर की, तब तक वो विकास नहीं होता। तो प्रतिष्ठा को भी, उसको प्रतिष्ठा मिले ये समाज की जिम्मेदारी है, ठीक है, अवसर मिले ये समाज की जिम्मेदारी है। तो व्यवस्था और समाज की जिम्मेदारी भी है, और समाज को उस तरह से बदलने में अभी थोड़ी बहुत चुनौतियां हैं, संकट हैं, गतिरोध हैं, वो एक चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। इससे जब निकलेंगे तो शायद हम उस दिशा में ज्यादा, और जब भी महिलाओं को ऐसा अवसर मिला, जहां उनको प्रतिष्ठा दी गई, जहां उन्हें अवसर दिया गया कि वो नेतृत्व करें, वहां वो सबसे पीछे रही। मैं लोगों को बताता हूं कि पंचायतों के स्तर पर, अगर मैं आज की तारीख में पूरे देश में पंचायतों के साथ जुड़ा रहा हूं, हर देश का भ्रमण, हर राज्य में गया हूं, तो मैं अपनी लिस्ट जब बनाता हूं कि मुझे कितने अच्छे नेतृत्व, अगर 10 की सूची बनाता हूं, तो उसमें आज की तारीख में 6 महिलाएं निकल कर। अगर एक सही अर्थ में नेतृत्व का जिसके अंदर बीज है, या नेतृत्व को विकसित करने को जिसको अवसर मिला शुरुआती, और जिसमें वो इच्छा शक्ति, वो विश्वास हमने पैदा कर दिया, वो महिला आगे आकर के नेतृत्व जब लेती है, तो वो बिल्कुल ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करती है कि जिसको आप भी सोच भी नहीं सकते। और ऐसा ही बहुत सारी जगहों पर हुआ है।